मिश्राज आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत जो इसका सबसे अंतिम हिस्सा है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, इस पर चर्चा करेंगे। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पर चर्चा करने से पहले हम देख लेते हैं कि इसके बैकग्राउंड में क्या क्या स्थितियां थी। मतलब उस समय ऐसी क्या परिस्थिति थी कि ब्रिटिश सरकार को भारत को आज़ादी देनी पड़ी, और वो जो आज़ादी दी वो ब्रिटिश पार्लियामेंट से पारित हुई, और जब ब्रिटिश पार्लियामेंट से पारित होकर वो आई तो उसका जो शीर्षक था वो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 था। तो पहले तो ये परिस्थिति देखिए, परिस्थिति ये थी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर ये अभी हाल ही में खत्म हुआ था, 39 to 45, 1939 से लेकर 1945 तक। और इसमें ब्रिटिश सरकार की जो स्थिति थी और खासकर ब्रिटेन की, वो बहुत अच्छी नहीं थी। ये अलग बात है कि इसमें जो मित्र राष्ट्र थे उनको विजय हासिल हुई थी, फिर भी आर्थिक रूप से ब्रिटेन काफी कमजोर हो चुका था। दूसरी परिस्थिति देखिए, कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान जो 1946 में आया था, इसके द्वारा भारत में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फॉर्मेशन की पूरी योजना थी, जिसके आधार पर जो मुस्लिम लीग थी वो विरोध करना शुरू कर देती है। यानी कैबिनेट मिशन प्लान के माध्यम से ये तय कर दिया गया कि अब भारत में एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी, एक संविधान सभा होगा, जो कि भारत के लिए और साथ ही साथ जो भारतीय क्षेत्र जिसमें कि उस समय पाकिस्तान भी शामिल था, क्योंकि उस समय विभाजन नहीं हुआ था, के लिए संविधान का निर्माण करेगी। तो उसमें मुस्लिम लीग भी थी, उसमें कांग्रेस की भी सहमति थी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फॉर्मेशन के तुरंत बाद मुस्लिम लीग को जब उस समय संविधान सभा में सीटों की जब उन्हें संख्या दिखी कम, तो उन्होंने विरोध शुरू कर दिया और मुस्लिम लीग ने फिर से एक बार पाकिस्तान की मांग शुरू कर दी। तो यहां पर फिर से एक बार ब्रिटिश सरकार और उस समय जो वायसराय थे माउंटबेटन को, उनको मौका मिल गया। तीसरी बात देखिए, आप क्विट इंडिया मूवमेंट जोरों पर चल रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन। और भारत छोड़ो आंदोलन के माध्यम से जो गांधी जी और उस समय के जो कांग्रेस के नेता थे, वो भी ब्रिटिश सरकार पर दबाव बना रहे थे कि वो किसी भी हालत में भारत को छोड़कर चले जाएं, क्योंकि अब जो भारत है, इंडिया जो है, वो स्वयं से रूल करने के लिए, यानी अपना शासन खुद चलाने के लिए तैयार है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी परिस्थितियां बदल चुकी थी। यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, ये सभी ब्रिटेन पर ये दबाव बना रहे थे कि आप अपनी कॉलोनी जो है उसको कम करिए, आप अपने उपनिवेशों को छोड़िए, क्योंकि ये सभी देश इस बात से नाराज थे कि ब्रिटेन जो है हमारा उपयोग जो है द्वितीय विश्व युद्ध में कर तो रहा है, लेकिन हमारी बातों को नहीं मान रहा है। तो यूएस जो था, अमेरिका जो था, उसने भी ब्रिटेन पर दबाव बनाया कि आप अपने उपनिवेशों को छोड़िए, क्योंकि इससे अमेरिका का आर्थिक हित, इकोनॉमिक इंटरेस्ट प्रभावित होता था। तो इस तरह से इन परिस्थितियों में जाने से पहले, यानी इंडिपेंडेंस एक्ट के लाने से पहले, कुछ ऐसी परिस्थितियां थी कि ब्रिटिश कैबिनेट, ब्रिटिश पार्लियामेंट और ब्रिटिश सरकार को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के बारे में सोचना पड़ा। तो क्या हुआ? तो फरवरी 1947 में, On February 1947, ब्रिटिश पार्लियामेंट एटली डिक्लेयर्ड, इन्होंने घोषणा की कि हम जून 30, 1948 से पहले भारत को स्वतंत्र कर देंगे। एटली की घोषणा, डिक्लेरेशन ऑफ एटली, ये बड़ी बात थी, क्योंकि ये तय हो गया कि एक ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि हम 30 जून 1948 से पहले भारत को आजाद कर देंगे, छोड़ देंगे। और ये घोषणा होती है फरवरी 1947 में। यानी कि एक साल से पहले, लगभग यानी कि 30 जून 1948 से एक साल से भी पहले, यानी एक साल लगभग 4 महीना पहले, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एटली ये घोषणा कर देते हैं कि हम भारत को स्वतंत्र करने के लिए तैयार हैं, और 30 जून 1948 से पहले ही हम जो है भारत से अपनी पूरी जो हमारा जो रूलिंग जो हमारा है, हमारा जो शासन करने का अधिकार है, उसे हम समाप्त कर देंगे। पावर वुड बी
ट्रांसफर्ड टू द रिस्पॉन्सिबल इंडियन हैंड्स। उस समय जो भी रिस्पॉन्सिबल उत्तरदायी जो भी व्यक्ति होंगे, जो भी रिस्पॉन्सिबल जो पॉलिटिकल पार्टीज होंगी, उनको हम हमारा जो पावर है जिससे हम शासन कर रहे हैं, जो हमारे रूल्स रेगुलेशन है, उसको हम ट्रांसफर कर देंगे। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो है ये बेसिकली ट्रांसफर ऑफ पावर है। ये ट्रांसफर ऑफ पावर है, यानी कि ब्रिटिश सरकार रूल कर रही थी और वो अपनी रूलिंग पावर को ट्रांसफर करके इंडियंस को दे देते हैं, भारतीयों को दे देते हैं जो उस समय भारत में शासन चलाने के लिए तैयार थे। लेकिन जैसे ही ये अनाउंसमेंट होता है, भारत में एक अलग सी परिस्थिति बन जाती है और मुस्लिम लीग जो है वो तुरंत एजिटेशन शुरू कर देती है, डिमांड करने लग जाती है कि हम भारत के साथ नहीं रहेंगे और हमारे मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र होना चाहिए, पाकिस्तान का निर्माण होना चाहिए। अब देखिए, हमारे जितने भी नेता थे, जो भी उस समय हमारे फ्रीडम फाइटर थे, एक तरफ जहां ब्रिटिश सरकार को भगाने में लगे हुए थे, उनसे शासन को जो है अपने नियंत्रण में लेना चाहते थे, वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम लीग के साथ भी उनको लगातार बातचीत करनी होती थी। यानी हमारा एनर्जी बट रहा था, हमारी जो ऊर्जा थी वो मुस्लिम लीग को मनाने में भी लग रही थी। तो इसी कारण से ये एक बड़ी जटिल समस्या हो गई और जगह जगह सांप्रदायिक दंगे, कम्युनल राइट्स होने लगे। इन सब कारणों से परिस्थिति विकराल हो गई और अंततः जो माउंटबेटन ने जो प्लान बनाया, जिसे माउंटबेटन प्लान कहते हैं, जून 3, 1947, जून 3, 1947, British government clarified that constitution formed by the Constituent Assembly formed in 1946 cannot apply to those parts of the country which were unwilling to accept it। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक दूसरी घोषणा होती है। क्या घोषणा करते हैं? 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया, क्लैरिफाई कर दिया कि भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भले ही बन गई है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज फॉर्म्ड, लेकिन इन सब के बावजूद भी ऐसा नहीं है कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा बनाए गए संविधान को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो उनके ऊपर थोपा जाए। ऐसा इन्होंने 3 जून 1947 को यह घोषणा की। और जब परिस्थितियां जब ऐसी बनती देखी माउंटबेटन ने, उस समय भारत के वायसराय माउंटबेटन थे, तो उन्होंने इस चीज के आधार पर मुस्लिम लीग से बातचीत की, कांग्रेस से बातचीत की। उनको लगा कि ये सब तैयार हैं, विभाजन के लिए तैयार है, पार्टीशन के लिए तैयार है। इन्होंने फटाफट एक पार्टीशन प्लान बनाया जिसे माउंटबेटन प्लान कहते हैं, व्हिच इज कॉल्ड माउंटबेटन प्लान। इस माउंटबेटन प्लान के आधार पर ही, ऑन दिस प्लान, द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 वाज पास्ड। तो ये जो माउंटबेटन ने जो परिस्थिति को देखी, उन परिस्थितियों के आधार पर कांग्रेस लीडर और मुस्लिम लीग से बात किया, एक प्लान बनाया, विभाजन का, डिवीजन का प्लान बनाया और उस डिवीजन के प्लान के आधार पर ब्रिटिश पार्लियामेंट में यह एक प्रस्ताव लाया गया 4 जुलाई 1947 को, 4 जुलाई 1947 को। इस पर एसेंट मिली, इन पर सहमत मिली 18 जुलाई 1947 को। दिस वाज एसेंटेड ऑन 18 जुलाई 1947 और इस तरह से इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पारित हो गया। अब जब एक्ट पारित हो गया तो अब बारी थी इसे लागू करने की। तो पहले तो हम ये देखना चाहेंगे कि लागू तो हम करेंगे, लेकिन क्या लागू करेंगे, क्या था इस इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में? तो पहली चीज, इंडियन ब्रिटिश रूल इन इंडिया declared India independent and sovereign from 15th अगस्त 1947। सबको पता है कि इस एक्ट में यह प्रावधान कर दिया गया कि अब ब्रिटिश इंडिया का रूल भारत से खत्म हो रहा है और 15 अगस्त 1947 फ्रॉम 15th अगस्त 1947 से भारत जो है एक इंडियन, जो इंडिया है वो इंडिपेंडेंट सोवरीन स्टेट बन जाएगा, यानी स्वतंत्र संप्रभु देश के रूप में स्थापित हो जाएगा।
ये हमारे लिए एक बड़ा अचीवमेंट था, क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ये स्वीकार कर लिया कि अब भारत उस स्थिति में है कि वो इंडिपेंडेंट सोवरेन स्टेट के रूप में जाना जा सकता है। देन दिस वाज द फर्स्ट अचीवमेंट वी हैव गॉट बाय दिस इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। लेकिन जहां पर खुशी थी वहीं देखिए गम भी था। पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड टू इंडिपेंडेंट डोमिनियंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान विथ राइट टू सेक्सीड फ्रॉम ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। अब जहां पर यह खुशी थी कि इंडिया एक जो है सोवरेन और इंडिपेंडेंट स्टेट बन रहा है, वहीं दूसरी तरफ यह बात भी आ गई कि भारत का विभाजन किया जा सकता है और भारत और पाकिस्तान नाम के दो राष्ट्र हो सकते हैं, और ये भारत और पाकिस्तान नाम के जो दो राष्ट्र होंगे, ये दोनों राष्ट्र चाहे तो कॉमनवेल्थ में रहें और चाहे तो उसे छोड़ दें। कॉमनवेल्थ यानी कि जो ब्रिटेन के जो कॉलोनीज थे, जो उपनिवेश थे, उनको मिलाकर के जो एक संगठन बनाया गया था, वो सब कॉमनवेल्थ कंट्रीज कहलाते हैं। तो ये बात भी इसमें शामिल कर दिया गया कि भाई इंडिया और पाकिस्तान बनेगा, और जब बनेगा तो उन्हें ये छूट होगी कि उन्हें ये अधिकार होगा कि वो जो है वो कॉमनवेल्थ में रहे या नहीं रहे। और क्या बात कही? Abolished the office of the viceroy and each dominion a governor general who has to be accounted by British king who has to be appointed by the British king and on advice of the Dominion cabinet अपॉइंट किए जाएंगे। कौन? गवर्नर जनरल, यानी कि एबोलिश द ऑफिस ऑफ द वाइसरॉय। अब जब इंडिया एक इंडिपेंडेंट स्टेट हो जाएगा, इंडिया और पाकिस्तान नाम के दो अलग अलग राष्ट्र बन जाएंगे, तो वहां पर ब्रिटिश सरकार के किसी प्रतिनिधि यानी वाइसरॉय की जरूरत नहीं होगी। तो ये एक्ट की एक स्वाभाविक बात थी कि जो वाइसरॉय का जो ऑफिस है वो समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा जो दोनों डोमिनियन होंगे, जो दोनों राज्य होंगे यानी दोनों देश होंगे, जो अपने हिसाब से शासन चला सकते थे। डोमिनियन मतलब जो एक रूल अपने हिसाब से अपने तय तरीकों से चला सकते हैं, दे आर कॉल्ड द डोमिनियंस। वो जो डोमिनियन बनेंगे, उन ईच डोमिनियन, दोनों ही डोमिनियन के अपने अपने गवर्नर जनरल होंगे। वाइसरॉय का पोस्ट हट गया और एक जो पुराना नाम वाला पोस्ट था गवर्नर जनरल का, ये फिर आप वापस आ गया और कहा गया कि ये गवर्नर जनरल होंगे, भारत के अलग और पाकिस्तान के अलग। तो इस तरह से गवर्नर, लेकिन उनकी नियुक्ति कौन करेंगे? ब्रिटिश किंग करेंगे। कैसे करेंगे? तो एडवाइस ऑफ द डोमिनियन कैबिनेट, यानी कि ये जो डोमिनियन बनेगा उसके जो कैबिनेट है वो एडवाइस करेंगे किंग को, और जिनको वो चाहें उनको वो गवर्नर जनरल बना सकते हैं। लेकिन अब इससे आगे देखते हैं कि इट empowered the constituent assemblies of the two dominions to frame and adopt any constitution for their respective nations and to repeal any act of British Parliament including the Independence Act। कितनी महत्वपूर्ण बात है ये यहाँ पर कि एम्पावर किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कि भाई देखो अब हम आगे तो कानून नहीं बनाएंगे, ब्रिटिश पार्लियामेंट कानून नहीं बनाएगी, ब्रिटिश शासन का भी नियंत्रण नहीं रहेगा, तो हमारा कंट्रोल भी नहीं होगा भारत और पाकिस्तान पर, हम आपके लिए कोई कानून भी नहीं बनाएंगे, तो फिर आप शासन कैसे चलाओगे? या तो आप हमारा जो 1935 का एक्ट है उससे चलाओगे, लेकिन अगर आपको कोई नया कानून बनाना है, कोई नए तरीके से आपको कोई नई व्यवस्था करनी है, तो फिर क्या करोगे आप? तो इन्होंने राइट दिया, उस एक्ट में बोला कि आपको ये ताकत है, आपको ये एम्पावर किया जा रहा है कि द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज ऑफ द टू डोमिनियंस टू फ्रेम एंड अडॉप्ट एनी कॉन्स्टिट्यूशन फॉर देयर रेस्पेक्टिव नेशंस। वो अपने लिए कानून भी बना सकते हैं और अपने हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन भी बना सकते हैं, यानी कि वो जो चाहें, जिस तरीके से चाहें कानून बना करके अपनी शासन व्यवस्था को चलाएं, संविधान को बनाएं, और जो पुराने कानून हैं जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पारित किए हैं वो चाहे तो उसको रिपील करें या चाहे तो उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ये अधिकार दे दिया कि वो अपने हिसाब से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो संविधान को बनाए,
कानून जरूरत पड़े तो कानून भी बनाए, और साथ ही साथ अगर उनको ये लगता है कि कोई पुराना कानून है उसको रिपील करना है, उसको हटाना है, तो उसे रिमूव भी कर सकते हैं। इट एम्पावर्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ बोथ डोमिनियंस टू लेजिस्लेट फॉर देयर रेस्पेक्टिव टेरिटरीज टिल न्यू कॉन्स्टिट्यूशंस वर ड्राफ्टेड। यही जो बात मैंने ऊपर कही आपको, वही और क्लियरली यहां पर बताया गया है कि इस तरह से इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को यह अधिकार दे दिया गया कि आप जो है आप कानून बना सकते हैं। और कानून कौन बनाएगा भाई? कानून बनाने का काम तो पार्लियामेंट का होता है, लेकिन उस समय पार्लियामेंट था कहां? उस समय तो पार्लियामेंट था नहीं। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लेजिस्लेट फॉर देयर रेस्पेक्टिव टेरिटरीज, वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उन्हीं को ये पावर दे दिया गया कि आप अपने टेरिटरीज के लिए क्या बना सकते हैं? लेजिस्लेशन कर सकते हैं, कानून बना सकते हैं। तो मैंने जब आपको फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बता रहा था कॉन्स्टिट्यूशन के पोर्शन में, तो वहां पर मैंने ये बताया था कि एक वक्त ऐसा आया जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा दो काम एक साथ करने लगी। एक तरफ जहां वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रूप में संविधान बनाती थी, वहीं दूसरी तरफ पार्लियामेंट के रूप में लेजिस्लेशन यानी कानून बनाने का भी काम कर रही थी। तो लेजिस्लेशन का भी काम कर रही थी और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का भी काम कर रही थी। तो ये जो पावर इनको मिला हुआ था, ये भी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट से ही हमें मिला था। और आगे देखते हैं, एबोलिश द ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। अब वाइसराय की जरूरत नहीं है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की भी जरूरत नहीं है। जब इंडिया एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन गया, जब एक सोवरेन स्टेट बन गया, तो हमारा इंग्लैंड से क्या मतलब है कि हमारे लिए कि इंग्लैंड में, ब्रिटेन में जो है वहां का पार्लियामेंट का कोई व्यक्ति, वहां पर वहां के कैबिनेट का कोई व्यक्ति जो है वो जो है हमारे लिए कोई बात सोचेगा या करेगा? जरूरत नहीं है। तो वाइसराय का पद भी खत्म और साथ ही साथ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद भी खत्म। ये भी आसानी से याद रख सकते हैं। इट प्रोक्लेम्ड द लैप्स ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट over the Indian princely states and the treaty relations with the tribal areas from 15th August 1947। इसमें बीच में कुछ ऐसी बातें डाल दी गई थी जो भारत के लिए बहुत ही समस्या खड़ी कर रहा था। एक तरफ देखिए आप मुस्लिम लीग की डिमांड को पूरी कर दी, माउंटबेटन ने मांग को मान लिया। क्यों? क्योंकि उनको लगा कि भाई इससे बेहतर परिस्थिति हो नहीं सकती है, तो उन्होंने डिवीजन कर दिया। दूसरी तरफ देखिए झगड़ा की एक और उन्होंने इसमें मैटर डाल दिया। क्या डाला? उन्होंने कहा भाई अब ब्रिटिश पार्लियामेंट का कोई भी राइट जो है किसी भी, चाहे वो ब्रिटिश टेरिटरी हो यानी भारत की जो ब्रिटिश रूल वाले प्रोविंसेस हो या प्रिंसली स्टेट हो, न तो प्रिंसली स्टेट पर हमारा कोई अधिकार रहेगा, न ही जो ब्रिटिश टेरिटरी यानी ब्रिटिश प्रोविंसेस हैं, ब्रिटिश एरियाज हैं, उन पर हमारा कोई अधिकार रहेगा। प्रिंसली स्टेट्स को यह छूट दे दी गई, आप चाहें तो भारत के साथ रहें, आप चाहें तो भारत के साथ रहें। ग्रांटेड फ्रीडम टू द इंडियन प्रिंसली स्टेट्स आइदर टू ज्वाइन डोमिनियन ऑफ इंडिया, डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट। उन्होंने जो है प्रिंसली स्टेट, जो देसी राज्य थे जहां पर राजा महाराजाओं का शासन था, उनको यह अधिकार दे दिया कि आपकी मर्जी है, आप भारत के साथ रहना चाहें रहिए, आप पाकिस्तान के साथ रहना चाहें रहिए, आपको इंडिपेंडेंट रहना हो तो रहिए, आपके ऊपर अब ब्रिटिश पार्लियामेंट का कोई भी नियंत्रण या अधिकार नहीं होगा। तो इस तरह से आपने यहां पर देखा कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को पारित करके जहां पर भारत को स्वतंत्रता दी, वहीं पर उन्होंने दो अलग अलग देश भी बना दिए और साथ ही साथ प्रिंसली स्टेट को भी भारत से अलग रहें या भारत में रहें, पाकिस्तान से अलग रहें या पाकिस्तान में रहें, या जैसे भी रहें, इस तरह की छूट देकर एक सेपरेटिज्म की भावना भी पैदा कर दी। अब एक प्रश्न और उठता है कि जब तक नया संविधान बनकर तैयार नहीं हो जाता है, तब तक शासन कैसे चलाया जाएगा? तो इस
इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में ये व्यवस्था की गई कि प्रोवाइडेड फॉर द गवर्नेंस ऑफ ईच ऑफ द डोमिनियंस मतलब इंडिया और पाकिस्तान एंड प्रोविंसेस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 टिल द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इज फॉर्म्ड। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जब तक कि नया संविधान बनकर तैयार नहीं हो जाता है तब तक शासन चलाने का जो तरीका होगा और शासन के लिए जो नियम कानून अपनाए जाएंगे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का होगा। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के आधार पर जो है शासन व्यवस्था को चलाया जाएगा, ये व्यवस्था भी इस इंडिपेंडेंस एक्ट में कर दी गई। It deprived the British monarch of his right to veto bills or ask for reservation of certain bills for his approval, but this right was reserved for the Governor General। इस एक्ट के द्वारा ये व्यवस्था भी की गई कि जो मोनार्च यानी कि जो राजा थे ब्रिटेन के या जो महारानी थी ब्रिटेन की, उनका जो राइट था कि कोई भी बिल जो पार्लियामेंट में पारित होगा या तो वो उस बिल को रोक सकते थे या फिर किसी भी बिल को रिजर्व कर सकते थे फर्दर बाद में पास करने के लिए। ये भारत के संदर्भ में इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट ये राइट भी खत्म कर दिया गया। यानी कि अगर भारतीय संदर्भ में कोई भी बिल ब्रिटिश पार्लियामेंट में पारित होता है तो उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता, या इंडिया में अगर कोई भी बिल पारित होता है यहाँ के पार्लियामेंट में तो इस पर भी मोनार्च का कोई अधिकार नहीं रह जाता है। लेकिन यहाँ पर ये चीज ध्यान देने वाली बात है कि जो गवर्नर जनरल रहेंगे यानी कि जो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट के आधार पर जो गवर्नर जनरल बनाए जाएंगे उनको ये अधिकार रहेगा कि ये जो राइट है किसी भी बिल पर वीटो के इस्तेमाल का या किसी भी बिल को रिजर्व करने का फर्दर पास करने का ये गवर्नर जनरल के पास रहेगा। यानी कि जो मोनार्च का जो राइट था वो किसी बिल को रिजर्व करने या किसी बिल को पारित नहीं करने यानी कि वीटो का इस्तेमाल करने, उसको लेकर के सारे जो उनके राइट्स थे वो खत्म हो गए। लेकिन उसी तरह के राइट्स जो गवर्नर जनरल होंगे डोमिनियंस में, चाहे वो इंडिया के हों या पाकिस्तान के हों, उनको ये राइट दिया गया। तो यहाँ दो बात हो गई, एक तो 1935 के एक्ट के आधार पर शासन चलाए जाने की बात हो गई, दूसरा पार्लियामेंट के द्वारा पारित किए जाने वाले किसी भी बिल पर मोनार्च के राइट और गवर्नर जनरल के राइट के बारे में भी चर्चा हो गई। अब इसमें एक बात ये आता है कि इट डेजिग्नेटेड द गवर्नर जनरल ऑफ Indian and the provincial governors as constitutional heads, nominal heads। ये अभी भी होता है। क्या किया इन्होंने, जो गवर्नर जनरल थे, ये जब फ्रीडम के बाद इंडिपेंडेंस के बाद जो गवर्नर जनरल थे या जो प्रोविंशियल गवर्नर थे उनको क्या डेजिग्नेशन दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड या नॉमिनल हेड। यानी कि यही व्यवस्था समझिए कि आज भी प्रचलित है। यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या हमारी पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो है कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट है। तो ये देखिए ये इम्पैक्ट उस समय भी जब ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया था तो गवर्नर जनरल को जो कहा गया कि भाई ये गवर्नर जनरल जो है ये पूरे देश के लिए होंगे, बट ही विल बी द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड और द नॉमिनल हेड। और वो काम कैसे करेंगे, तो वो काम करेंगे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनके एडवाइस पे काम करेंगे। यानी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पे वो गवर्नर जनरल या प्रोविंशियल गवर्नर्स जो काम करेंगे। तो इस तरह से कई ऐसे प्रावधान हैं जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में थे जिसका प्रभाव आज भी हम देख सकते हैं। The members of the civil services appointed before August 1547 would continue to enjoy all benefits that they were entitled to till that time। अब इसमें ये सवाल उठा कि वो सिविल सर्वेंट्स, वो लोक सेवक जो 15 अगस्त 1947 से पहले अपॉइंट हुए, जिनका रिक्रूटमेंट 15 अगस्त 1947 से पहले हुआ, उनका क्या होगा। और चूंकि इन एक्ट्स को बनाने में जो बहुत सारे एडवाइसेस थे वो इन्हीं पब्लिक सर्वेंट के ही थे, सिविल सर्वेंट्स के थे, तो उन्होंने अपना जो अधिकार था, उनका जो राइट था, उसको उन्होंने सुरक्षित रखवाया उस एक्ट में। क्या प्रावधान कर दिया कि भाई 1947
1947 से पहले जितने भी सिविल सर्वेंट हैं जो अपॉइंट हुए हैं, उन सबके अधिकार और उनके जो बेनिफिट्स हैं उसमें कोई कटौती नहीं होगी। वो एज इट इज जैसा कि पहले मिलता था वही उनको मिलता रहेगा। तो ये प्रावधान भी इस एक्ट में कर दिया गया। फिर एक और महत्वपूर्ण बात, कुल मिलाकर के देखिए ये होता है फाइनली कि 14-15 अगस्त 1947, 14-15 अगस्त 1947 ब्रिटिश रूल केम टू एन एंड। ब्रिटिश जो रूल था वो खत्म हो गया। 14 अगस्त से मतलब है पाकिस्तान का और 15 अगस्त से मतलब है भारत का। तो ये दोनों जो डोमिनियंस हैं यहां पर जो है ब्रिटिश रूल खत्म हो गया एंड टू इंडिपेंडेंट डोमिनियंस इंडिया एंड पाकिस्तान फॉर्म्ड, यानी कि दो इंडिपेंडेंट स्वतंत्र डोमिनियन अधिराज्यों का निर्माण हुआ, जिनमें से एक इंडिया और दूसरा पाकिस्तान था। अब जब ये इंडिया और पाकिस्तान दो डोमिनियंस बने तो जैसा कि इसी एक्ट में प्रावधान किया गया था, गवर्नर जनरल एक दोनों ही डोमिनियंस के लिए एक एक गवर्नर जनरल अपॉइंट किया गया। और उसमें जब भारत के गवर्नर जनरल की बात करेंगे तो भारत के गवर्नर जनरल बनाए गए लॉर्ड माउंटबेटन और प्राइम मिनिस्टर बनाए गए जवाहरलाल नेहरू। प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू एंड द गवर्नर जनरल वाज लॉर्ड माउंटबेटन। और इस तरह से भारतीय स्वतंत्रता के समय जो प्राइम मिनिस्टर के रूप में काम कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू जी थे, और जो गवर्नर जनरल के रूप में जिनको अधिकार दिया गया काम करने का वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। और साथ ही साथ जो एक बड़ा बदलाव आया वो ये कि चूंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उस समय काम कर रही थी, अभी संविधान बनकर पूरी तरह तैयार नहीं हुआ। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो कि 1946 में बनी थी, 9 दिसंबर 1946 में जिसकी पहली बैठक हुई थी, फर्स्ट मीटिंग हुई थी, वो अपना काम कर रही थी। लेकिन इसी बीच ये स्वतंत्रता की जो बात हुई, जो भारत को फ्रीडम मिला, तो एक और जिम्मेदारी इनके ऊपर आ गई कि अगर कोई अभी यानी शासन व्यवस्था को चलाने के लिए किसी कानून की जरूरत हो, किसी पॉलिसीज की जरूरत हो, तो वो पॉलिसी वो लॉ कहां बनेगा। तो ये राइट दे दिया गया, ये राइट जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को दे दिया गया कि आप ही उस तरह के कानून या उस तरह की पॉलिसीज बना सकते हैं। तो इस एक्ट के द्वारा ये व्यवस्था भी कर दी गई कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी वो जब तक नया संविधान बनकर तैयार नहीं हो जाता या नई संसद का गठन होने की प्रक्रिया शुरू नहीं हो जाती, तब तक वो एक पार्लियामेंट के रूप में भी काम करेगी। तो दो तरह के काम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास आ गए, एक काम संविधान निर्माण का और दूसरा काम तात्कालिक रूप से किसी कानून को बनाने की जरूरत हो या परिवर्तन करने की जरूरत हो, तो ये काम करने का अधिकार भी इन्हें मिल गया। तो इस तरह से हमने देखा कि जो हमारा हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था, जिसकी शुरुआत हमने उस संदर्भ में की थी कि रेगुलेटिंग एक्ट और रेगुलेटिंग एक्ट से पहले की स्थिति क्या थी, जिसके कारण जो ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश सरकार ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए जो पहला एक्ट लाया 1773, और उसके बाद जो है 1781, फिर 1784, फिर 1813, 1833, 1833 के बाद 1853, 1858, 1861, 1893 और उसके बाद आप लोगों ने 1892 यस उसको करेक्ट कर लीजिएगा। 1892 1892 में जो आया, 1892 फिर आया 1909 1909 जिसको हम लोग मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कहते हैं, 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, 1935 जिसका इम्पैक्ट आप यहाँ भी देख रहे होंगे कि भारत में शासन चलाने के लिए 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसका इस्तेमाल किया। और जब भारतीय स्वतंत्रता का अधिनियम यानी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, और इन सब का इम्पैक्ट जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर भी देखा हमने, पार्लियामेंट्री सिस्टम पर भी देखा और एडमिनिस्ट्रेशन पर भी देखा। तो कुल मिलाकर के हमें ये बात समझने में यहाँ मदद मिली कि जो भारत का संविधान या जो भारत की पार्लियामेंट्री सिस्टम या जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, उन पर ये जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है
कॉन्स्टिट्यूशन का। ये जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है, कॉन्स्टिट्यूशन बनने की जो प्रक्रिया हुई है, उन सब पर इसका प्रभाव कहीं ना कहीं दिखाई पड़ता है। चाहे वो लोक सेवा आयोग की बात हो, पब्लिक सर्विस कमीशन की बात हो, चाहे सीएजी की बात हो, चाहे न्याय प्रणाली की बात हो, चाहे फंडामेंटल राइट की बात हो, चाहे सेकुलरिज्म की बात हो, चाहे आप जितने भी प्रावधान हैं, अब उन सब पर अगर नजर दौड़ाएंगे और जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं, आप स्पष्ट तौर पर समझ गए होंगे कि आज जो हमारा संविधान है, वो संविधान इन सब सीख से, यानी इन सब चीजों से जो हमने सीखा, जो लर्न किया, जो लेसन हमने लिया, उन सब का इम्पैक्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब संविधान बना रही थी उस पर पड़ा। और आज हमारा संविधान जो इतना विस्तृत और विकसित हमें दिखाई पड़ता है, उसके पीछे कहीं ना कहीं इन सारे एक्ट्स का भी असर जरूर हुआ होगा। तो इस तरह और भी महत्वपूर्ण वीडियोस के लिए फर्दर हम आपसे बात करते रहेंगे। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर भी कीजिए, और इस तरह से हमसे जुड़िए, और जुड़ करके ऐसे महत्वपूर्ण चीजों के लिए हम आपके साथ बातचीत करते रहेंगे। एमपीपीएससी, यूपीएससी और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी हम आपसे चर्चा करते रहेंगे और महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपके सहयोग और आपका जो हमें आशीर्वाद मिलता है, आपको उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।